कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि दो चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ हम लोग को ये नहीं बतला पाता है कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स में। ठीक है, जिससे हम लोग को उसके बीच का फोर्स भी मालूम चल जाता है और उस दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी मालूम चल जाता है कि जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं। पहला मान लेते हैं ये डॉट, ये पहला चार्ज मान लेते हैं Q1 है और ये चार्ज क्या है Q2 है, ये ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, दूरी ले लेते हैं चार्ज का। पहले वाले चार्ज का दूरी अगर मान लेते हैं हम लोग R1 है और दूसरे वाला चार्ज का दूरी जो है R2 है। ओके, R2 है। ठीक, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा और फोर्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को भी कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करते हैं, O से लेके Q2 का बीच का जो दूरी था उसको हम लोग R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिए और O से लेकर के Q1 के बीच के दूरी को हमने R2 वेक्टर से डिनोट कर लिया। ओके, ये मान लेते हैं ये दोनों के बीच का दूरी, जैसे कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था कि दो चार्ज है तो उसके बीच का दूरी R से डिनोट कर रहे थे ना, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। तो यहाँ पर इस दोनों चार्ज के बीच का दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए दो चार्ज है तो पहले क्या करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये वाला जो है रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये फोर्स लगेगा किसके ऊपर, टू के ऊपर, और लगा कौन रहा है, वन। तो इस फोर्स का नाम हो गया फोर्स Q1। और ये Q1 के ऊपर जो फोर्स होगा वो लगाएगा कौन, टू, और किस पे लगाएगा, वन पे, तो इसका नाम हो गया फोर्स 1 2। ओके, दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये Q1 को जो है, ये ये इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं R1। ये जो है वन लगा रहा है किस पे, टू पे, तो ये R12। और इस साइड वाला डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं इधर से, ये किसको लगा रहा था, टू लगा रहा था किस पे, वन पे, तो ये हो गया R21। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसके बीच में कैलकुलेट करना है फोर्स, फिर हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पीछे पढ़े थे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैप से। यूनिट वेक्टर को किससे दिखाते हैं, कैप से। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला है, जिससे यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ को। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए फॉर्मूला एफ होता है वेक्टर फॉर्म में, अगर हम मान लेते हैं पहले ये F21 को लिखते हैं, तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2। ओके, और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो अगर मान लेते हैं ये देखिए R21 है तो ये R21 यहाँ पे है, R21, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला R21 पे डायरेक्शन क्या लग रहा था, R12। ओके, इसका स्क्वायर करना होगा और डायरेक्शन बदलाने के लिए R1 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फोर्स 1 2 का, दूसरा वाला का निकालने जाए, तो फॉर्मूला K Q1 Q2। ओके, इसका जो हो गया, ये क्या माने थे हम लोग, R21 का स्क्वायर, और ये R21 पे कैप डालेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये बता रहा है डायरेक्शन। ओके, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन बतला रहा है। तो हम लोग क्या किए, कूलम्ब्स लॉ पे को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। कूलम्ब्स लॉ जो है हम लोग को ये भी बतलाता है कि जो फोर्स होगा, ओके, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। फोर्स को इक्वल और अपोजिट दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिखाना होगा जो R12 वेक्टर होगा वो बराबर होगा R21 वेक्टर के। ठीक है, और ये बीच में क्या आएगा, माइनस। अगर हम लोग क्या करते हैं, R12 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर को दिखला देते हैं बराबर, तो इससे मालूम चल जाएगा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अपोजिट होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रायंगल लॉ याद करना होगा, जो ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़े थे 11th में।
ठीक है, ट्रायंगल लॉ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि r12 वेक्टर जो होगा वो माइनस r21 वेक्टर के बराबर होगा। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल लॉ को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या था। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल इस टाइप से है, ये डायरेक्शन दे रहा है, ओके, ये वेक्टर मान लेते हैं ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो हम लोग जो जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या करेगा, जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। तो गौर से अगर देखते हैं तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसको रोकने वाला कौन है, ये सी है। तो ये सी क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो बाकी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता था। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं जिस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम लोग ध्यान से अगर देखें, ओके, तो ये डायरेक्शन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला में आ जाते हैं, पहले मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ओ मान लेते हैं। तो ओ से लेके ए का डायरेक्शन, फिर ए से डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ओ से ए और फिर यहाँ से ए से बी और यहाँ से फिर ओ से बी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है, 3 डायरेक्शन मिल गया। तो हम लोग देखेंगे कि इसको रोकने वाला कौन है, जैसे ये इधर गया फिर ये इधर गया, तो इसको रोक कौन रहा है, r1 वेक्टर रोक रहा है। तो जो r1 वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा बाकी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर के बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ से आते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये एक मान लेते हैं, ओके, और ये देखिए इसको क्या हो गया, ये वाला 2 हो गया और इस बार इसको रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है ना। तो ये वाला एक डायरेक्शन में है, रोक कौन रहा है इसको, r2 रोक रहा है। तो हम सब कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ से कि जो r2 वेक्टर होगा वो r1 वेक्टर और प्लस r12 वेक्टर के, सॉरी नहीं ये ठीक है, ये बराबर होगा, ये r1 वेक्टर और ये r12 वेक्टर के बराबर होगा कौन, r2 वेक्टर। ठीक, तो अगर गौर से अगर हम देखें तो ये r2 को अगर हम इस साइड से इस साइड ले आते हैं तो जो r2 वेक्टर होगा माइनस r1 वेक्टर बराबर हो जाएगा किसके, r1 वेक्टर के। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि देखिए ये दोनों बराबर है ना, ये r1 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में बराबर है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर ये बराबर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के। ओके, हम लोग यहाँ पर ये r2 को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, है ना, ये प्लस में इधर भी प्लस, इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो r2 वेक्टर ये बराबर आ गया किसके, माइनस के r1 वेक्टर से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये हम लोग क्या किए, कूलम्ब्स लॉ की मदद से इसको ड्राइव कर लिए वेक्टर फॉर्म्स की मदद से।